हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जुलाई 2023 के प्रतियोगिता दर्पण का जो करंट अफेयर्स होता है उसे डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में लगभग आपको 100 प्लस MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो सारे जो है इसी दर्पण से आपको रिलेट होंगे। साथ ही वो हर एक MCQ को जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि जो भी उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको पता चल सके। इस वीडियो में मेनली जो हम लोग दर्पण के उन पोर्शन को देखेंगे जिससे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपका नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इकोनॉमिकल, नवीनतम समान ज्ञान जिसमें आपका नियुक्तियाँ, खेलकूद, ये सारे देखने को मिलते हैं। इसके बाद फिर खेलकूद तो हो गया, IPL से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसे भी हम लोग कवर करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए जो हम लोग कम समय में इसे कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपको जो है प्लेलिस्ट में जून मंथ का PD को भी जो है अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है। आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है कि सिविल सेवा परीक्षा 2022 में शीर्ष 5 में कितनी महिलाएं शामिल थी। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इस बार का जो सिविल सेवा परीक्षा हुआ था 2022 का, उसमें टॉप 5 में 4 महिलाएं थी। आप देख सकते हैं इस्ता किशोर, गर्मा लोहिया, उमा हरिति, स्मृति मिश्रा, ये 4 जो है वो टॉप में 5 में महिलाएं थी। इसके अलावा पांचवा जो पोजीशन हासिल किया था वो मयूर हजारका ने किया था, ये असम के हैं। और इस्ता किशोर की बात करें तो ये यूपी की है। गर्मा लोहिया ये बिहार से रिलेट करती है। उमा हरिति तेलंगाना, और यूपी स्मृति मिश्रा भी जो है वो यूपी से है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन का एग्ज़ाम में आने की संभावना कम है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपके मोटिवेशन के लिए काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। आप समझ सकते हैं कि UPSC जैसे एग्ज़ाम में को क्रैक करना अपने आप में बड़ी बात होता है, वैसे में ये महिलाएं जो है वो टॉप कर रही है। देखो, कितना भी कुछ हो, लेकिन आप भी जानते हो कि आज के टाइम में जो है पुरुष के मुकाबले महिलाओं को अभी भी जो है उतनी सुविधाएं नहीं मिलती है जितना कि उन्हें मिलना चाहिए। मतलब आज भी उन्हें कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वैसी परिस्थिति में भी जो है UPSC में टॉप करना एक बहुत ही बड़ी बात होता है। और UPSC ही नहीं, UPPSC और में भी महिला ने टॉप किया है। तो हर क्षेत्र में जो है इनका वर्चस्व देखा जा रहा है, तो आप इससे जो है मोटिवेट हो सकते हैं। अगर देखें तो इस बार का जो UPSC एग्ज़ाम हुआ था उसमें टोटल जितने रिजल्ट हुए उसमें 34% रिजल्ट जो है महिला अभ्यर्थियों के थे, तो एक काफ़ी बड़ी बात है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने। ऑप्शन है DK शिव कुमार, बसवराज बोम्बई, मल्लिकार्जुन खड़गे, के श्री सिद्धारमैया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा के श्री सिद्धारमैया। ये जो है कर्नाटक राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, और ये इनका जो है वो सेकेंड टेन्योर होगा। इसके पहले भी ये जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे 2013 से लेकर 2018 तक। वहीं अगर बात करें DK शिव कुमार की, तो ये जो है वो डिप्टी CM बने हैं, उप मुख्यमंत्री। और थावर चंद गहलोत जो है ये कर्नाटक के राज्यपाल है जिन्होंने इन्हें शपथ दिलाया था। ओके, श्री सिद्धारमैया के बारे में एक और फैक्ट है कि इनका जो एज है वो 75 ईयर की ये हो गया है। तो इस एज में भी जो है ये काफ़ी एक्टिव है और अपने राज्य का नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है कि 1985 से लेकर हर साल, हर 5 वर्ष बाद जो है कर्नाटक में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। मतलब ये कि 2013 से 2018 तक पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके बाद फिर 2018 से जो है 2023 तक ये जो चुनाव हुआ अब तक जो है वो BJP थी, और फिर से जो है अब कांग्रेस आ गई है। मतलब वहाँ की जनता जो है हर 5 साल बाद गवर्नमेंट को चेंज कर देती है। तो ये काफ़ी दिलचस्प फैक्ट है। अब देखते हैं कर्नाटक राज्य से जुड़े कुछ और फैक्ट को। और देखिए, ये जो टोटल चुनाव हुआ था वो एक चरण में ही हुआ था, कर्नाटक विधानसभा चुनाव। और ये कब हुआ था, तो 10 मई को जो है ये इलेक्शन करवाया गया था। एक ही चरण में पूरे राज्य का चुनाव हुआ था।
और कितनी सीटों के लिए हुआ था, तो 224 सीटों के लिए हुआ था, जिसमें बहुमत जो है 113 लाने पे कंप्लीट हो रहा था। लेकिन कांग्रेस ने जो है 135 सीटें लाई, मतलब बहुमत से काफ़ी अधिक सीटें लाया, और बीजेपी जब वो सेकेंड पार्टी बन के उभरी है इसमें। तो एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि कितने सीटें जो है इस बार विजेता पार्टी ने लाया, तो उसे भी देख लेते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कुल 224 सीटों में से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी है कितनी सीटें जीत कर, तो 135 सीटें जो है इस बार कांग्रेस ने जीता है, और 56 जो है वो बीजेपी ने हासिल किया है। अगर कुल वोट परसेंटेज की बात करें तो 42.9% वोट जो है वो कांग्रेस को मिले हैं, जबकि 36% वोट जो है वो बीजेपी को मिले हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कर्नाटक की नई सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस वायदे को सैद्धांतिक मंजूरी नहीं प्रदान की गई है। ऑप्शन है, हर परिवार के मुखिया को 2,000 रुपये प्रति माह, बेरोजगार स्नातक युवाओं को 3,000 रुपये प्रति माह, डिप्लोमा धारक बेरोजगारों को 2 वर्ष के लिए 1,500 रुपये प्रति माह, इंजीनियरिंग स्नातक बेरोजगार युवाओं को मुफ्त लैपटॉप। क्वेश्चन में मेनली ये पूछ रहा है कि कर्नाटक की जो नई सरकार बनी है, इसने चुनाव जीतने के पहले कुछ वायदे किए थे। अब क्या है कि उन वादों को वो पूरा कर रहे हैं, मंजूरी प्रदान कर रहे हैं। तो निम्नलिखित ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है वो वादे के तहत नहीं आता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंजीनियरिंग स्नातक को मुफ्त लैपटॉप देने की बात नहीं की गई थी। जबकि बाकी जो है ये सब सही है। महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, बेरोजगार जो ग्रेजुएट है उन्हें 3,000 रुपये प्रति माह, और जो डिप्लोमा धारक बेरोजगार है उन्हें 1,500 रुपये प्रति माह 2 वर्ष तक दिया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ वादे किए गए थे, जैसे सार्वजनिक परिवहन की बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा, और इसे भी जो है वो मंजूरी दे दिया गया है। और इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया शक्ति शक्ति स्कीम। इस स्कीम के तहत जो है महिलाओं को मुफ्त गवर्नमेंट की जो बस है वहाँ पे यात्रा करवाया जाएगा। इसके अलावा गरीबी रेखा के नीचे के प्रत्येक परिवार को 10-10 केजी जो है मुफ्त चावल दिया जाएगा। सभी घरों को जो है 200 यूनिट मुफ्त बिजली दिया जाएगा। तो ये सारे जो है इस बार वादे किए गए थे। देखो, चुनाव जीतने के लिए जो भी वादे किए जाए, लेकिन अगर आर्थिक नज़रिए से ये देखा जाए तो इसका जो लोड है वो गवर्नमेंट पे आता है। गवर्नमेंट पे आने का मतलब है कि वो जनता पे जो है इनडायरेक्ट रूप से इसका इम्पैक्ट पड़ता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री कौन है। ऑप्शन है, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल, एसपी बघेल और गोयल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जुन राम मेघवाल। अभी हाल ही में जो इसमें चेंजेस किया गया है, पहले विधि और न्याय मंत्री जो है किरण रिजिजू थे, लेकिन अब राजस्थान के ये पूर्व ब्यूरोक्रेट है, उन्हें जो है अब विधि और न्याय मंत्री बना दिया गया है। तो आप इसे ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और किरण रिजिजू को कौन सा मंत्रालय दिया गया है ये भी देख लेते हैं। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है वो किरण रिजिजू को अब दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। अगर बात करें पीयूष गोयल की, तो पीयूष गोयल के पास जो है अभी 3 मंत्रालय उनके पास है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके अलावा जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ये 3 मंत्रालय जो अभी पीयूष गोयल के पास है। देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में वायुसेना के किस विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वायुसेना ने इस विमान के बेड़े के उड़ान पर रोक लगा दी है। ऑप्शन है मिग-21, मिग-29, मिराज 2000 या सुखोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिग-21। मिग-21 जो है अभी हाल ही में क्या हुआ था कि राजस्थान के हनुमानगढ़ क्षेत्र में ये प्लेन क्रैश कर गया। क्रैश करने के बाद वहाँ के एक घर पे जा गिरा, जिसके कारण 3-4 महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई थी। मतलब 3-4 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। उसके बाद से फिर जो है एयरफोर्स के द्वारा इस पूरे विमान के वेरिएंट को बैन कर दिया गया। एक्चुअली क्या है कि मिग-21 जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाग्रस्त होता है, और इसलिए इसे जो है फ्लाइंग कफिन के नाम से भी जाना जाता है। फ्लाइंग कफिन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ वर्षों में इसका जो है क्रैश रेट देखा गया है। वहीं अगर बात करें मिग-21 की, तो मिग-21 जो है वो रसिया के द्वारा रसिया से इंडिया ने इसे परचेज किया था, और ये जो 1950 की डिकेड में ही इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी टेक्नोलॉजी है, और आज के टाइम में जो है इसे चेंज करने की ज़रूरत है। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय वायुसेना का पहला विरासत स्थल
केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन है बेंगलुरु, चंडीगढ़, नई दिल्ली या मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो है इंडियन एयरफोर्स का पहला विरासत स्थल स्थापित किया गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि इंडियन फोर्स का जो इतिहास है वो और इससे जुड़े हुए जितने भी उपलब्धियां हैं उन सभी को यहाँ पे दर्शाया गया है 3D मोड के द्वारा। जो भी एयरफोर्स के द्वारा पहले ऑपरेशन किया गया उन सभी को यहाँ पे बताया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और बात करिए अभी एयरफोर्स के चीफ मार्शल कौन है? तो विवेक राम चौधरी हैं। और एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी एवं अंतिम पनडुब्बी का नाम क्या है? ऑप्शन है आईएनएस कलवरी, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर या आईएनएस बागशीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईएनएस बागशीर। आईएनएस बागशीर जो है वो हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक सैंड फिश है, उसके नाम पे रखा गया, जो कि एक शिकारी मछली है। और अगर बात करें तो स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं वो प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई जाती है। मतलब जिस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है उसमें का नाम है प्रोजेक्ट 75। और इसके तहत जो है टोटल 6 पनडुब्बी बनाई गई थी, जिसमें जो पहला बनाया गया था वो था आईएनएस कलवरी। ये फर्स्ट था आईएनएस कलवरी। वहीं आईएनएस खंडेरी जो है वो सेकेंड नंबर पे था। आईएनएस खंडेरी ये स्कॉर्पियन श्रेणी का सेकेंड पनडुब्बी था, जबकि आईएनएस क्रंच जो है ये थर्ड पनडुब्बी था। वहीं जो है आईएनएस वेला ये जो है फोर्थ था, और आईएनएस बागीर फिफ्थ, और अभी मैंने बताया कि बागशीर जो है वो छठा ये पनडुब्बी है। और इसे बनाया कौन है? तो मझगांव जो डॉक यार्ड है वहाँ पे ये सारे पनडुब्बी बनाए गए थे। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं उसका निर्माण किस देश की कंपनी DCNX की सहायता से पूरा किया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस की कंपनी है DCNX उसी के हेल्प से जो है ये स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियां बनाई गई है। और हुआ ये था कि आईएनएस बागशीर का जो जलावतरण है वो पिछले साल अप्रैल 2022 में ही कर दिया गया था। अप्रैल 2022 में इसका जलावतरण कर दिया गया था। अभी क्या है न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका समुद्री परीक्षण जो है वो मई महीने में किया गया है। अप्रैल मई के टाइम में ये किया गया है। और अब देखो अब क्या है कि ये जो है लगभग 1.5 से 2 साल का अपना समुद्री परीक्षण करने के बाद जब सब कुछ सही होगा तब इसे जो है कमीशन किया जाएगा। मतलब इंडियन नेवी में इसे शामिल कर दिया जाएगा। और किसी भी जो है पनडुब्बी या जहाज़ को तब डिकमीशन किया जाता है जब उसने काफ़ी लंबा समय बिता लिया हो और उसे अपग्रेड करना हो, या अपग्रेड नहीं किया जा सकता, तब जो है उसे डीकमीशन किया जाता है, अर्थात रिटायर कर दिया जाता है। तो ये जो एक सर्कल होता है पनडुब्बी को शामिल करने का इंडियन नेवी में और उसे हटाने का। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है जनजातीय हाल ही में जनजातीय दर्जे के मुद्दे को लेकर किस राज्य में आदिवासी एवं गैर आदिवासी समूहों के बीच हिंसक झड़प देखी गई है? ऑप्शन मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या असम। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। हाल ही में क्या हुआ है कि मणिपुर में जो है वो मैती समुदाय और जो आदिवासी है, जैसे आप का नागा और कुकी जो जनजाति है उन लोगों के बीच और कुछ और जनजातियां उन लोगों के बीच जो है हिंसक झड़प देखने को मिला। आखिर अगर इसके कारण की बात करें तो जो मणिपुर हाई कोर्ट है उसने हाल ही में एक फैसला दिया कि जो ये मैती समुदाय है इन्हें भी जो है वो एसटी कैटेगरी में शामिल कर दिया जाए, मतलब इन्हें भी जनजाति का दर्जा दे दिया जाए। और जबकि जो सबसे ज़्यादा अगर आबादी देखा जाए तो इन्हीं समूह की मणिपुर में है, लगभग 53% से ज़्यादा आबादी जो है इनका है। और चूंकि ये जो है एसटी नहीं थे तो इन्हीं जो मणिपुर का 90% भाग है जो कि पहाड़ी क्षेत्र या फिर वन का क्षेत्र है, उनमें जो है इन्हें बसने की आज़ादी नहीं थी मैती समुदाय को। इन्हें जो है बस 10% का जो एरिया है, खासकर इम्फाल का एरिया, वहाँ पे ये लोग अभी बसते हैं। तो इन्होंने जो है वो मणिपुर हाई कोर्ट में अपील दायर किया था कि इन्हें भी एसटी का दर्जा दिया जाए, क्योंकि अगर इतिहास में देखें तो इन्हें पहले जो है वो एसटी का दर्जा प्रदान किया गया था। लेकिन इसी मुद्दे को लेकर दोनों समूह के बीच हिंसक झड़प हुआ है। और जिस
जो अभी भी मतलब प्रयास किया जा रहा है कि शांति स्थापित किया जाए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में विश्व की 500 शीर्ष सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत के एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 25वां, 50वां, 75वां या 85वां। इसका सही आंसर हो जाएगा 75 रैंक। देखो हुआ ये है कि 61वां अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन हुआ है आईएससी 2023। और ये हुआ कहाँ पे? तो ये जर्मनी में आयोजित किया गया था। इसमें जो है 500 टॉप सुपर कंप्यूटर का लिस्ट निकाला गया, जिसमें इंडिया का जो है एआई एरावत सुपर कंप्यूटर, इसे जो है वो 75th रैंक दिया गया। अब बात करें कि ये अभी स्थापित कहाँ पे है, तो ये पुणे के सीडेक में इसकी स्थापना की गई है। और ये एआई बेस्ड एक सुपर कंप्यूटर है। नाम आप ध्यान रखिएगा, एरावत। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो टॉपिक है वो भारत की जो नई संसद भवन बना है उससे रिलेटेड है। तो देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू हो सकते हैं उन सभी को। पहला तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के नए संसद भवन का लोकार्पण कब किया गया। ऑप्शन है 28 मई, 25 मई, 30 मई या 22 मई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 मई। 28 मई 2023 को जो है पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। अगला प्रश्न है भारत की नई संसद भवन का आकार कैसा है? तो इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है, गोलाकार नहीं है, षटकोणीय नहीं है, अष्टकोणीय नहीं है। त्रिभुजाकार आकार जो है भारत की नई संसद भवन का है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है भारत का नया संसद भवन कुल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? ऑप्शन है 65,000 वर्ग मीटर, 55,000 वर्ग मीटर, 75,000 वर्ग मीटर या 85,000 वर्ग मीटर। इसका सही आंसर है 65,000 वर्ग मीटर। और आप इसी ध्यान रखना, आपको ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारत का जो नए संसद भवन है उसका जो टोटल एरिया है वो 65,000 स्क्वायर मीटर स्क्वायर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है नई संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? ऑप्शन है सेंट्रल विस्टा परियोजना, अमृत महोत्सव परियोजना, भारतमाला परियोजना या अमृतधारा परियोजना। तो इसका सही आंसर है सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत जो है इसका निर्माण किया गया है। भारतमाला जो प्रोजेक्ट है वो आपका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, खासकर रोड कंस्ट्रक्शन से ये रिलेटेड है। जो भी हमारे ये आपकी समुद्र से रिलेट करने वाले एरिया है वहाँ पे इसको जो है मिली बनाया जा रहा है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, भारत के नए संसद भवन का मुख्य आर्किटेक्ट या वास्तुकार कौन है? ऑप्शन है बिमल पटेल, गौरव राय चौधरी, बीबी दोषी या सोनाली अग्रवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा बिमल पटेल। बिमल पटेल जो है भारत के नए संसद भवन के मुख्य आर्किटेक्ट या वास्तुकार है। तो जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए वो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको एक फैक्ट और आप ध्यान रख सकते हैं, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, कि बिमल पटेल जो मेन आर्किटेक्ट हैं उनकी कंपनी का नाम क्या है? तो HCG डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है बिमल पटेल की कंपनी है। अगला प्रश्न, नई संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो इसका ऑप्शन है लार्सन एंड टोब्रो, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाटा। टाटा का भरोसा जो है वो दिखाया गया नई संसद भवन के निर्माण में। अगला प्रश्न, नई संसद भवन में लोकसभा कक्ष को किस थीम पर तैयार किया गया है? दोस्तों क्या हुआ है कि जो नया संसद भवन है उसमें जो है डेकोरेशन का काफ़ी अच्छा ख्याल रखा गया है। और डेकोरेशन हो या इमेजेज हो, वो काफ़ी सारे इमेजेज भी जो है यहाँ पे लगाए गए हैं। तो उसी से रिलेटेड है कि लोकसभा का जो रूम बनाया गया है वो जो है किस थीम पर बेस्ड है। जो नेशनल फ्लावर है कमल उसके ऊपर बेस है, या नेशनल जो वर्ड्स है मोर उसके ऊपर है, या राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के ऊपर है, या प्रतीक चिन्ह जो स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह है उस पर बेस्ड है। तो हमारा जो लोकसभा का कक्ष है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर के ऊपर आधारित है। मतलब उसका डिजाइन जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अगला प्रश्न है नई संसद भवन में राज्यसभा का किस थीम पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय पुष्प कमल पर ये जो है राज्यसभा कक्ष का थीम आधारित है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न, नई संसद भवन में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है? ऑप्शन है 666, 777, 888 या 999। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 888। 888 जो है
वो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या है। वहीं अगर राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या जो है वो 384 है। जबकि जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसके लिए जो है जो कक्ष बनाया गया है उसमें 1272 सीट जो है वो रखा गया है। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अगर एक बार फिर से बात करें तो लोकसभा के लिए कितने हैं, 888, राज्यसभा के लिए 384, और जो संयुक्त ज्वाइंट सेशन होगा, ज्वाइंट सेशन के लिए जो है 1272। ये जो टोटल सीटों की संख्या है, आप इसे ध्यान में रखिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माने जाने वाले सेंगोल का संबंध किस प्राचीन राजवंश से है? ऑप्शन है गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत, मराठा या चोल। इसका सही आंसर हो जाएगा चोल। चोल काल में भी जो है वो सत्ता हस्तांतरण और न्याय के प्रतीक के रूप में सिंगोल का यूज किया जाता था। अगला है, भारत के नए संसद भवन में सिंगोल कहाँ स्थापित किया गया है? संसद भवन के मुख्य द्वार पर, संसद भवन के ऊपरी हिस्से में, लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास या राष्ट्रपति की कुर्सी के पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास इसे जो है स्थापित किया गया है। और देखिए आप सबको मालूम होगा कि जो भारत की संसदीय पद्धति है उसमें जो जनता की प्रतिनिधि है वो जो चुन के आते हैं वो लोकसभा में आते हैं। तो मतलब सत्ता का जो हस्तांतरण है वो दिखेगा हमें लोकसभा में ही, इसलिए लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास ये सिंबल लगाया गया है। वहीं अगर संसद भवन के ऊपरी हिस्से की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसे दर्शाया गया, मतलब चार जो सिंह हैं वो चार सिंहों के प्रतीक चिन्ह को जो है वो संसद भवन के ऊपरी हिस्से में लगाया गया है। इससे रिलेटेड एक और जानकारी है कि 14 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद होने की घोषणा किया गया था, उस टाइम के जो वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने जो है सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक चिन्ह के रूप में जवाहरलाल नेहरू को सिंगोल सौंपा था। और ये सिंगोल रखा कहाँ पे गया था, तो फिर बाद में इलाहाबाद संग्रहालय में इसे रख दिया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, भारत के संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का एवं डाक टिकट अब प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन है 25 रुपये, 50 रुपये, 75 रुपये और 100 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 रुपये। 75 रुपये का जो स्मारक सिक्का है और डाक टिकट ये प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया है सिंबॉलिक रूप में। और ये जो सारे स्मारक सिक्के होते हैं, इन्हें ये क्या है कि ये लीगल टेंडर नहीं होते, मतलब आप इसे जो है वो डेली अपने यूज में नहीं ला सकते। आप और जो है इसे जो गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट है वहाँ से परचेज कर सकते हैं और एक मोनूमेंट्स के रूप में आप इसे खुद संरक्षित कर सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इसरो ने किस प्रक्षेपण यान के द्वारा दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सेटेलाइट NVS-01 का सफल प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन है GSLV F-12, PSLV 59, GSLV MK2B2, PSLV 63। तो इसका सही आंसर हो जाएगा GSLV F-12। GSLV F-12 के द्वारा जो है इसरो ने NVS-01 का वो परीक्षण किया है, सफल प्रक्षेपण किया है। और ये काम क्या करेगा, तो भारत का जो नेविगेशनल सिस्टम है नाविक, नाविक में जो है आपको मालूम होगा कि टोटल जो है 7 सेटेलाइट है, तो उसी में जो है ये सेटेलाइट स्थापित होगा। क्योंकि जो इसका पहला सेटेलाइट था वो जो है अब उसका लाइफ पूरा हो गया था, तो रिप्लेसमेंट के रूप में सेकेंड जनरेशन का ये सेटेलाइट भेजा गया है। सेकेंड जनरेशन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस बार जो है इसमें रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक का यूज हुआ है। और ये जो मतलब एक खास टेक्नोलॉजी होती है जो कि बहुत कम देशों के पास है। भारत जो है शायद इसमें फोर्थ ऐसा कंट्री बन गया है जिसके पास एटॉमिक क्लॉक बनाने की खुद की क्षमता है। वहीं अगर बात करें इसरो की, तो अभी इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो हैं एस सोमनाथ। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम नाविक कितने मीटर तक की सटीक पोजीशनिंग बता सकता है? 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर या 25 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा 20 मीटर। नाविक के द्वारा जो है 20 मीटर का सटीक लोकेशन जो है वो बताया जा सकता है। और मैंने बताया कि इसमें जो है टोटल 7 उपग्रह हैं और इसे नाविक के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को।
पहला प्रश्न है, मई 2023 में एससीओ अर्थात शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में जो विदेश मंत्रियों शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी और इसमें यह निर्णय लिया गया कि ईरान और बेलारूस को जो है वो एससीओ का पूर्ण सदस्य बनाया जाएगा। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा जो है जुलाई में जो है इसका जो शिखर सम्मेलन होगा जिसमें राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे उसमें इसका औपचारिक घोषणा किया जाएगा, लेकिन सहमति जो है वो बन चुकी है। वहीं जो है 10 साल के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत में आए थे, क्योंकि पाकिस्तान भी जो है वो इसका एक मेंबर है। संघाई जो सहयोग संगठन है उसमें टोटल 8 कंट्री है वर्तमान में, जिसमें रूस, चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और भारत शामिल है। तो उसी लिहाज से जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। और अप्रैल 2023 में जब संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी नई दिल्ली में, तो उस टाइम भी इनके जो रक्षा मंत्री थे वो इंडिया आए थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 को वैश्विक आपातकाल बीमारी की सूची से बाहर कर दिया गया है। बताना ये है कि डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल कब घोषित किया था। ऑप्शन है 30 जनवरी 2020, 12 मार्च 2020, 28 दिसंबर 2029 या 15 जनवरी 2021। इसका सही आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 2020 को जो है डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया था कि कोविड-19 जो है वो वर्ल्ड लेवल पे एक वर्ल्ड लेवल पे इसके लिए जो है हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था। और अभी जो है डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है, तो टेड्रोस घेब्रेयेसस जो है अभी इसके महानिदेशक है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय के औपचारिक राज्याभिषेक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह या जगदीप धनखड़। तो इसका सही आंसर होगा जगदीप धनखड़। जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने जो है अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। वहीं अगर बात करें सम्राट चार्ल्स तृतीय की, तो ये जो 74 ईयर में जो है वो ब्रिटेन के नए किंग बने हैं और ये अभी तक के सबसे उम्रदराज किंग जो है वो नॉमिनेट हुए हैं, मतलब बने हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंक क्या है। 142वां, 150वां, 161वां या 180वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 161वां। भारत जो है 2023 में 161वें नंबर पे है और जो टोटल कंट्री की संख्या है वो 180 है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खराब जो है वो इंडिया को रैंक किया गया है यहाँ पे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। 161 बटे जो है 180, मतलब 180 देशों में भारत को 161वां रैंक दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो इसमें 142वां जो है भारत का रैंक था 2021 में और 150वां जो है वो 2022 में था। तो आप देख सकते हैं लगभग 11 स्थान की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। और क्या होता है कि इसके रैंक के साथ साथ जो है एक वैल्यू भी दिया जाता है कि हाँ कितना जो है वहाँ पे प्रेस की जो आज़ादी है उसको हम लोग कितना रैंक वो पॉइंट दे सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो 0 से 100 के बीच होता है और भारत को 36.62 रैंक किया गया है, अर्थात भारत को जो है अति गंभीर की श्रेणी में दर्शाया गया। आप इससे समझ सकते हैं कि किस मान का क्या मतलब होता है। अगर किसी देश को जो 85 प्लस जो है इंडेक्स वैल्यू दिया जाता है तो वहाँ पे प्रेस की अच्छी स्थिति है। वही अगर 70 to 85 दिया जा रहा है तो संतोषजनक स्थिति है, जबकि 55 से 70 वाले को ये लोग समस्यात्मक स्थिति भी मानते हैं और 40 से 55 वाले को देश को मानते हैं कि वहाँ की प्रेस की स्थिति जो है वो काफ़ी मुश्किल है। जबकि 40 से कम सूचकांक वाले देश को ये जो है प्रेस की अति गंभीर स्थिति मानते हैं, मतलब वहाँ की प्रेस जो है बिल्कुल आज़ाद नहीं है, वहाँ पे किसी तरीके की जो है आज़ादी नहीं दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो है ये बताता है। जबकि आप सबको मालूम होगा कि इंडिया में जो है वो प्रेस, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर पेपर हो, उन सभी को कितनी आज़ादी है, वो कुछ भी जो है गवर्नमेंट के ऊपर लिख सकते हैं या फिर कोई भी प्रोग्राम ला सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है इंडिया की रैंक दिन पर दिन खराब दर्शाया गया है। वहीं अगर इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो उनका जो रैंक है वो काफ़ी अच्छा दिखाया गया है। जैसे अगर बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान आपको मालूम होगा कि एक ऐसा देश है जहाँ जो है
वो मिलिट्री का शासन होता है। और वैसी परिस्थिति में भी जो है उनका जो रैंक है वो काफ़ी अच्छा है। पाकिस्तान का जो रैंक दिया गया है, तो पाकिस्तान का जो रैंक दिया गया है वो दिया गया है 150। वहीं अगर बात करें भारत के और भी पड़ोसी देशों की, तो श्रीलंका को जो है 135, अफगानिस्तान का रैंक जो है 152 है। मतलब जहाँ पे तालिबान का शासन है, जो कि लोगों को आज़ादी नहीं दे रहे, वो प्रेस को क्या आज़ादी देंगे, उनका रैंक जो है 152 रखा गया है, और भारत का 161। इसके बाद जो है बांग्लादेश की बात करें तो इसका रैंक भारत से थोड़ा ख़राब है, 163 है। और चाइना में जो है वो प्रेस को 179 रैंक किया गया है। तो इस तरीके का जो है हिपोक्रेसी जो है इस इंडेक्स में देखा गया है। वहीं अगर बात करें कि यह इंडेक्स जारी कौन करता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन है आईएमएफ, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री, या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इसका या फिर यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जो है इंडेक्स जारी किया जाता है। सिप्री के द्वारा जो है जो डिफेंस से रिलेटेड किस देश ने कितना आयात किया डिफेंस से रिलेटेड, और कितना जो निर्यात किया डिफेंस के सामान को, वो सारा जो है बताया जाता है। और वही जो है यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है ये निकालती है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है इसके द्वारा निकाला जाता है। और अगर बात करें 2023 के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो उसके जो रैंक है इंडिया का, वो दिया गया है 136। 136। और ये जो 136 रैंक दिया गया है वो कितनी कंट्री में दिया गया है, तो वो जो है 146 कंट्री में इंडिया को, 146 कंट्री में इंडिया को 136 रैंक दिया गया है। तो ये भी समझ सकते हैं कि कितना ख़राब रैंक है। वहीं हैप्पीनेस में जो पाकिस्तान का रैंक है, जो आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, वहाँ पे पाकिस्तान को रैंक किया गया है 103। 103 रैंक दिया गया है पाकिस्तान को। और श्रीलंका, जहाँ की स्थिति जो है वो भी काफ़ी ख़राब है, उसे जो है 126वां रैंक दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से आज का जो मतलब इंडेक्स जारी किया जा रहा है बुक वाइज होता है। इसका एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि इन लोगों के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, कुछ डेटा जो ये टेलीफोनिक कलेक्ट करते हैं, और साथ ही इनका जो सैंपल साइज होता है डेटा वो काफ़ी कम होता है। जो भारत की आबादी है उसके कंपेरिजन में ये लोग जो है, मतलब देखा जाए तो काफ़ी कम डेटा का यूज करते हैं, जिसके कारण ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह जो है वो काफ़ी प्रभावित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में पहले और आखिरी स्थान पर कौन सा देश है। ऑप्शन है नॉर्वे, उत्तर कोरिया। तो इसका सही आंसर भी जो है नॉर्वे और उत्तर कोरिया होगा। जो पहला स्थान है वो नॉर्वे का है। वहीं जो सेकेंड स्थान पे है वो आयरलैंड है। थर्ड नंबर पे डेनमार्क है, और फोर्थ नंबर पे स्वीडन है। जबकि अगर निचले स्थान से बात करें तो सबसे अंतिम पायदान पे 180वें स्थान पे जो है वो उत्तर कोरिया है। 179 पे जो है चाइना है। और चाइना के बाद जो है चाइना के बाद वियतनाम जो है वो 178 नंबर पे है। वहीं ईरान का जो पोजीशन है वो 177 है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मई 2023 में भारत ने किस देश को एक गश्ती जहाज और एक लैंडिंग क्राफ्ट आक्रमण जहाज दिया है। इस ऑप्शन है बांग्लादेश, ताइवान, फिलीपींस, या मालदीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव। भारत ने जो है मालदीव को एक गश्ती जहाज और एक लैंडिंग क्राफ्ट आक्रमण जहाज जो है बुध मई 2023 में दिया है। और ये जो मतलब मालदीव को दिया गया है वो किस पॉलिसी के तहत दिया गया है, तो पहला की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो इंडिया की है वो, और दूसरा सागर अर्थात सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस पॉलिसी के तहत जो है इंडिया ने ये कार्य किया है। देखिए ये जो है आपको एक्रोनेम एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं। सागर का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मई 2023 में भारत ने किस देश को 20 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव अनुदान सहायता के रूप में दिया है। ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत ने जो है 20 ब्रॉडगेज लोकोमोटिव अर्थात कि रेल इंजन ये दिया है अनुदान के रूप में, किसे, बांग्लादेश को दिया है। इसी से रिलेटेड एक और है कि कौन सी ट्रेन भारत बांग्लादेश की रेल सेवा से नहीं जोड़ती है। ऑप्शन है मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस या समझौता एक्सप्रेस। तो समझौता एक्सप्रेस जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच चला करती थी, और बाकी के जो ये 3 ट्रेन है, चाहे मैत्री एक्सप्रेस हो ये कोलकाता ढाका के बीच में, बंधन एक्सप्रेस कोलकाता खुलना के बीच में, और मिताली एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी और ढाका के बीच में। मतलब ये 3 जो ट्रेन है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलते हैं, यात्री ट्रेन। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया कि 100 जो मालगाड़ी हैं वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच चलती है वर्तमान समय में। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है रेसेप तैयप एर्दोगान लगातार तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन है मिस्र, न्यू पपोगिनी, तुर्की या क्यूबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की। रेसेप तैयप एर्दोगान को जो है वो तीसरी बार तुर्की का राष्ट्रपति चुना गया है। और इन्होंने हराया किसे है, तो इन्होंने जो है कमाल केलीचदा और रोगलू को हराया है। इन्हें जो है तुर्की का गांधी भी बोला जाता है। वही अगर बात करें तुर्की की, तो तुर्की का जो कैपिटल है वो अंकारा है, और यहाँ का जो करेंसी है वो है लीरा। लीरा ये यहाँ की करेंसी है। अगला प्रश्न है G7 का 49वां शिखर सम्मेलन 2023 जापान के किस शहर में आयोजित किया गया। ऑप्शन है टोक्यो, हिरोशिमा, नागासाकी या क्योटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। हिरोशिमा में जो है इस बार G7 का 49वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और आपको मालूम होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में बम गिराया गया था। सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे इसका जो था वो लिटिल बॉय एटम बम गिराया था। वहीं जो है 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जो है यहाँ पे फैट मैन नामक एटम बम गिराया गया था। और आप समझ सकते हैं कि आज हिरोशिमा इस स्थिति में है कि वो G7 जैसे एक बड़े सम्मेलन को यहाँ पे आयोजित कर रहा है। और इसका मेन मकसद भी यही था कि दुनिया को दिखा सके कि जो है जो हमारे ऊपर आपदा आई थी हम लोगों ने उसे किस तरीके से उसको टैकल किया है। अब बात कर लेते हैं G7 देशों के बारे में। तो G7 में जो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, यूएसए और जापान आता है। इंडिया जो है इसका एक मेंबर कंट्री नहीं है, लेकिन जो है एज ए गेस्ट इंडिया को इनवाइट किया गया था, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। वहीं जो है कभी कभी एग्जाम में कुछ जो राष्ट्राध्यक्ष है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते, तो एक बार आप इन्हें जरूर देख ले। जैसे कनाडा के पीएम जो है वो जस्टिन ट्रूडो है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर पहले अंजेला मर्केल थी लेकिन अभी ओलाफ सोलोज बन गया। तो ये आप खास तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा गया है पिछले कुछ एग्जाम में कि जर्मनी के चांसलर कौन है। इटली के जो पीएम है वो है जॉर्जिया मेलोनी, और ये कुछ समय पहले जो है इंडिया के दौरे पे आई हुई थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है वो ऋषि सुनक हैं, वो भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं। और यूएसए के राष्ट्रपति जो है जो बाइडन हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा हैं। तो ये सारे फैक्ट को आप जरूर से ध्यान रखें। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है क्वाड का शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। जापान का जो हिरोशिमा प्रांत था वहीं पे जो है क्वाड का शिखर सम्मेलन भी इस बार आयोजित किया गया। हुआ ये कि पहले ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में आयोजित होने वाला था, लेकिन एंड टाइम पे जो है जो बाइडन के द्वारा अपने दौरे को कैंसिल किया गया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो इस सम्मेलन को कैंसिल कर दिया गया था। तो एक औपचारिकता के तौर पे क्वाड का शिखर सम्मेलन जो है वो जापान में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न ये है कि 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन कौन सा देश आयोजित करेगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया जो है 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन को
की मेजबानी करेगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। पपुआ न्यू गिनी में हिंद प्रशांत द्वीपीय समूह सहयोग मंच की तीसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, जेम्स मरापे या एंथनी एल्बानीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने जो है वो पपुआ न्यू गिनी का दौरा किया। जापान के बाद इन्होंने जो है पपुआ न्यू गिनी का दौरा किया और वहाँ पे इन्होंने हिंद प्रशांत जो द्वीपीय समूह है, जो 14 देशों का एक समूह है, उनको उसकी अध्यक्षता की। और इन्होंने जो है कुछ घोषणाएं भी की, जैसे कि भारत जो है वो डायलिसिस यूनिट लगाएगा इन सभी 14 देशों में। डायलिसिस यूनिट लगाएगा, समुद्री एम्बुलेंस प्रदान करेगा, जयपुर फूड कैंप लगाएगा। ये होता है कि जिन लोगों के हाथ या पैर जो है किसी कारण से नहीं है, उन्हें जो है जयपुर फूड के द्वारा वो उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा भारत ने बोला है कि ज़रूरी दवा जो है वो उपलब्ध कराएगा, साथ ही योगा केंद्र की स्थापना भी करेगा। इसके अलावा पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए भी भारत इन देशों की हेल्प करेगा। तो ये इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थे। आप ये ध्यान रखना कि हिंद प्रशांत द्वीपीय समूह की जो बैठक है वो कहाँ हुई है? पपुआ न्यू गिनी में हुआ है और अध्यक्षता किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया था। अगला प्रश्न है, मई 2023 में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रांड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू प्रदान किया? देखिए, मई 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री को दो सर्वोच्च सम्मान दिए गए थे। एक कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिजी नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है वो फिजी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कि नरेंद्र मोदी को दिया गया। और दूसरा ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। तो ये लोगोहू का जो अवार्ड है ये पपुआ न्यू गिनी का है और वो जो है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। तो ये दोनों जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। इन दोनों को आप ध्यान रखिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पे एक और भी फैक्ट था, जो जेम्स मरापे हैं। जेम्स मरापे जो है वो पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री है। और जब भारतीय प्रधानमंत्री जो है पपुआ न्यू गिनी गए थे तो इन्होंने जेम्स मरापे ने भारतीय प्रधानमंत्री के पैर छूकर उनका अभिवादन किया था। मतलब एक शिष्टाचार का इंडियन जो कल्चर है उसको उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शित किया था। और वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी प्रधानमंत्री ने झुककर पैर छूने की कोशिश की हो किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को। ऐसा जिक्र जो है कभी और देखा नहीं गया था। और एंथनी अल्बानीज जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं। ये भी आप ध्यान रखिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मई अगला जो है वो इकोनॉमिक्स सेक्शन से है। आरबीआई ने किस मूल्य के एक करेंसी नोट को वापस लेने की घोषणा की है? ऑप्शन है 5,000 के पुराने नोट, 1,000 रुपये के पुराने नोट, 2,000 का नया नोट या 500 रुपये के नए नोट। तो आरबीआई ने 2,000 के नए नोट को वापस लेने की घोषणा की है और ये ऐसा जो है स्वच्छ मुद्रा नीति के तहत कर रहा है। तो अब पूछा जा सकता है किस पॉलिसी के तहत आरबीआई ये जो है नोट वापस ले रहा है? तो स्वच्छ मुद्रा नीति के तहत। और आपको ये बता दी कि 30 सितंबर 2023 के बाद जो है 2,000 के जो नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं होंगे। मतलब आप जो है इसे डेली यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी मालूम होगा कि जो 500 रुपये के पुराने नोट थे और 1,000 रुपये के जो पुराने नोट थे वो 8 नवंबर को घोषणा किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा कि आज रात 12 बजे से ये बंद होगा। मतलब 8-9 नवंबर 2016 को जो है 500 रुपये और 1,000 रुपये के जो पुराने नोट थे वो लीगल टेंडर समाप्त कर दिया गया था इनका। अगला प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बैंकिंग के किसी भी एग्जाम में इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, मतलब पूछा जा सकता है, इसकी काफ़ी संभावना है। प्रश्न ये है कि 100 दिन 100 भुगतान अभियान का संबंध किससे है? एनपीए का भुगतान करना, अदाबी राशि को मालिक को लौटाना, बकाया राशि का भुगतान करना, बकाया बिजली बिल का भुगतान करना।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा अदाबी राशि को मालिक को लौटाना, अर्थात जो अनक्लेम डिपॉजिट है जिसका कोई दावा नहीं किया गया है, वैसी राशि को जो है बैंक उसके मालिक को लौटाने का प्रयास करेगी और उन्हें पता लगा कि इसका असली मालिक कौन है। और इसके तहत आरबीआई ने ये बोला है बैंकों को कि 100 दिन के भीतर प्रत्येक ज़िले में प्रत्येक बैंक जो है वो उसके यहाँ जो 100 अनक्लेम अकाउंट हैं, डिपॉजिट हैं, उनका निपटारा करेगी। मतलब एक बड़े लेवल पे जो है ये कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। प्रश्न यह है कि अदावी जमा राशियों के संबंध में कौन सा कथन सही है, मतलब जो अनक्लेम डिपॉजिट है उनके संबंध में कौन सा कथन जो है वो ट्रू है। पहला ऑप्शन है कि अदावी जमा राशियाँ विगत 10 वर्षों या उससे अधिक समय से गैर संचालित खाते होते हैं। ऑप्शन बी, फिक्स डिपॉजिट पूरा होने के 10 वर्ष की अवधि तक कोई दावा नहीं होने पर उसे अदावी जमा कहा जाता है। अगला ऑप्शन है अदावी जमा राशियों को आरबीआई जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि अर्थात डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में जमा करने का प्रावधान है। तो इस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब वैसे जमा राशि है जिसका 10 साल से कोई जो है बोल वैसे अकाउंट जिसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है उसे जो है अनक्लेम डिपॉजिट बोला जाता है। वही अगर फिक्स डिपॉजिट है और 10 साल से उसका दावा नहीं किया गया पूरा होने के बावजूद, तो वो भी अनक्लेम्ड जो है डिपॉजिट मान लिया जाता है। और ऐसे डिपॉजिट को आरबीआई करता ये है कि वो जो है डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस जो उसका फंड है जिसके तहत वो ग्राहक को जागरूक करवाता है, जागो ग्राहक जागो। तो उसके लिए जो है उस फंड में इन सारे पैसे को जमा कर देता है। लेकिन समय समय पे वो ये भी कोशिश करता है कि इसके जो वास्तविक हकदार है उसे जो है ये पैसे मिल जाए। इसीलिए जो है ये अभियान अभी चलाया गया है। आपको ध्यान रखना है उस अभियान का नाम क्या है, 100 दिन 100 भुगतान अभियान। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि आपको जो ये क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है आरबीआई ने 2022-23 लेखा वर्ष के लाभांश के रूप में केंद्र को कितनी राशि प्रदान की है। ऑप्शन है 99,122 करोड़ रुपये, 30,307 करोड़ रुपये, 87,416 करोड़ रुपये या 48,000 करोड़ रुपये। तो 87,416 करोड़ रुपये जो है आरबीआई ने केंद्र सरकार को लाभांश के रूप में दिया है। अब बात है कि आरबीआई जो है वो इनकम करता कहाँ से। तो आरबीआई मालूम है कि बैंकों को जो है लोन देता है कुछ इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो उस इंटरेस्ट से तो एक उसको इनकम हो गया। दूसरा क्या है कि आरबीआई जो है डॉलर को डिपॉजिट करता है और जब मार्केट में डॉलर का दाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो आरबीआई कुछ डॉलर जो है वो रिलीज कर देता है जिससे जो है आरबीआई को इनकम होता है। और भी कुछ तरीके होते हैं जिसके द्वारा आरबीआई को इनकम होता है। तो आरबीआई ये जो इनकम होता है इसी के लाभांश का कुछ परसेंटेज जो है वो केंद्र सरकार को देता है। देखिए होता ये है कि आरबीआई का एक फंड है उसमें जो है कुछ राशियों को वो लोग जमा रखते हैं। उसके बाद जो लाभांश होता है और उसके बाद फिर वो जो है शेष राशि का परसेंटेज वो केंद्र सरकार को देते हैं। आरबीआई क्या करते हैं जो कुछ परसेंटेज है उसके लाभांश के उसे आकस्मिक जोखिम बफर मतलब कंटीजेंसी रिजर्व बफर में रखता है। और उसके बाद जो है शेष राशि का कुछ भाग जो है वो केंद्र सरकार को देता है। और आप देख सकते हैं अलग अलग वर्षों में जो है वो अलग अलग राशि दिया गया है। अभी तक जो सबसे ज़्यादा दिया गया था वो दिया गया था कोविड के जस्ट पहले के ईयर में 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 1,23,414 करोड़ रुपये जो है आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट को दिया गया था। आप ये भी कंफ्यूज मत होना लेखा वर्ष से। होता ही है कि पहले जो आरबीआई का जो लेखा वर्ष था वो था जुलाई से जून का। जुलाई से जून 1 जुलाई से आरबीआई का वो अकाउंट ईयर आप बोल सकते हैं वो शुरू होता था। लेकिन क्या है कि 2020 फैब 2020 में गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया कि आरबीआई का जो लेखा वर्ष है वो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग ही होगा। जो हमारा अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर होता है
उसके अकॉर्डिंग ही जो है आरबीआई का लेखा वर्ष होगा। कारण होता ये था कि आरबीआई जब तक वो जो है कैलकुलेट करता कि वो अब केंद्र को कितना जो है अनुमानित राशि देगा, तब तक जो है केंद्र सरकार अपना बजट जारी कर रही होती होगी। तो वैसे में उन्हें जो है दिक्कत होता था। और अभी क्या है कि चूंकि अप्रैल तक उनका कैलकुलेशन लगभग हो जाता है, तो एक अनुमानित राशि जो है वो केंद्र को बता देते हैं कि हाँ, हम आपको इतनी राशि देंगे, और फिर बाद में जो राशि होते हैं उनका भुगतान करते हैं। तो इससे जो है केंद्र को बजट बनाने में भी हेल्प मिलता है। और आप देख सकते हैं जो 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर था, घोषणा तो हो गया फैब 2020 में। तो लेकिन ये हुआ ये था कि 1 जुलाई से लेके जो है ये क्या किया कि 31 मार्च तक ही उस ईयर में इन्होंने कैलकुलेट किया था। और फिर अगले साल मतलब 1 अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक ये लोग जो है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अपने लेखा वर्ष को अपना लिए थे। और अगर इस साल की बात करें तो इस साल आरबीआई ने 87,416 रुपये जो है वो केंद्र को दिए हैं। और इस साल वो 6% जो है वो अपने रिजर्व के रूप में रखे, और पिछले साल जो है वो 5.5 रखे थे। मतलब ये जो फंड बफर होता है, कंटिजेंसी रिजर्व बफर, इसमें ये लिमिट नहीं है कि आरबीआई को इतना ही रखना है। इस साल इसने 6% रखा है, पिछले साल जो है इसने जो है वो 5.5 रखा था। तो इस तरीके। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार विगत 5 वर्षों में देश में कोयला उत्पादन की कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो 5 वर्ष में कोयला उत्पादन का इंडिया में कितना वृद्धि हुआ है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 22.6, 15.9, 26.2 या 4.3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22.6। लगभग 23% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। पिछले साल 2021-22 में 728 मिलियन टन कोयला उत्पादन हुआ था, और ये बढ़ के जो है इस बार 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में 893 मिलियन टन हो गया है। तो इसमें जो है कितनी की वृद्धि हुई है, 22.6% की वृद्धि हुई है। और 2023-24 का जो अनुमान लगाया गया है वो 1012 मिलियन टन का अनुमान लगाया गया है कि उत्पादन होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उड़ान योजना के किस संस्करण के तहत हेलीकॉप्टर मार्गों का विस्तार किया जाएगा। ऑप्शन है उड़ान 4.0, उड़ान 5.0, उड़ान 5.1 या उड़ान 6.0। इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ान 5.1। आपको मालूम होगा कि उड़ान का जो फुल फॉर्म होता है वो उड़े देश का आम नागरिक, एक उड़े देश का आम नागरिक है, जिसके तहत जो है जो कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2016 में। तो अभी तक क्या है कि जो प्लेन है उनका ही ज़्यादा कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया गया था। लेकिन जो उड़ान 5.1 है उन्हें उसमें जो है हेलीकॉप्टर का जो रूट है उसको भी विस्तारित किया जाएगा। और ये ज़्यादातर हेलीकॉप्टर रूट जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में डेवलप किया जाएगा। वहाँ पे पहले से भी इस तरीके के रूट अवेलेबल है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने सर्वाधिक शुद्ध मुनाफा कमाया है। ऑप्शन है एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा एसबीआई। एसबीआई ने जो इस साल 50,232 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया है। और 50,232 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। और इस बार जो है जितने भी भारत के सार्वजनिक बैंक है, मतलब अभी वर्तमान में कितने हैं, 12 सार्वजनिक बैंक हैं। तो उन सारी में जो है मुनाफा देखा गया है। कोई भी बैंक जो है इस बार वहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट नहीं देखा गया है। इसका एक रीज़न ये भी बताया जा रहा है कि जो एनपीए की समस्या पहले मौजूद थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसमें जो है वो गिरावट आई है, जिसके कारण बैंकों का जो हेल्थ है वो पहले से इंक्रीज हुआ है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत में कौन एक नवरत्न कंपनी है। ऑप्शन है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या रेल विकास निगम लिमिटेड। तो अभी हाल ही में जो है रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। और इसके साथ ही जो नवरत्न कंपनी की कुल संख्या 13 हो गई है। अब इससे मुनाफा क्या होता है ये है कि जिस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है वो 1,000 करोड़ रुपये तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो बिना गवर्नमेंट की अनुमति के भी कर सकता है।
जहाँ वो चाहे वहाँ पे कर सकते हैं, मतलब इस तरीके का कुछ छूट दिया जाता है शर्तों के तहत। और अभी जो है ये 13 मई 2023 तक जो है ये 13 भारत की नवरत्न कंपनियां हैं। आप इन्हें जो है एक बार देख लेना। और नवरत्न कंपनियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो महारत्न कंपनियां हो जाती है। और मई 2023 तक जो है भारत में कितनी महारत्न कंपनियां थी, तो 12 12 जो है भारत में अभी महारत्न कंपनियां हैं। और जो अंतिम महारत्न कंपनी बना था वो था ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ऐसे ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक बार इन्हें देख लेते हैं। सेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ओएनजीसी, एनटीपीसी, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। ये 12 जो है महारत्न कंपनियां हैं अभी। और टोटल नवरत्न कंपनियां कितनी है, तो 13। तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा, खासकर ये महारत्न का। इसमें आपको दे देगा कोई भी एक दे देगा, बोलेगा कौन इसमें महारत्न कंपनी है या कौन इसमें महारत्न कंपनी नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनंतिम अनुमान अर्थात प्रोविजनल जो एस्टीमेट है उसके अकॉर्डिंग 2022-23 में भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना था। ऑप्शन है 7.2, 9.1, 7.8 और 7.5। इसका सही आंसर हो जाएगा 7.2। आपको मालूम होगा कि समय समय पे जो है वो जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया जाता है। ये अनुमान भी जो है कई तरीके के होते हैं। एक होता है कि पूर्वानुमान, मतलब बजट जारी हुआ उसी टाइम ये अनुमान कर दिया जाता है। फिर वो जो है मध्यावधि में भी ये अनुमान दिया जाता है, आरबीआई के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, नेस्कॉम के द्वारा, मतलब अलग अलग संस्था के द्वारा ये दिया जाता है। लेकिन जो गवर्नमेंट के द्वारा डेटा जारी किया जाता है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। और इसने जो है मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद ये बताया है कि भारत जो है 2022-23 में 7.2% के जीडीपी के साथ ग्रोथ किया है, जबकि आरबीआई ने जो है वो 6.8 का ही ग्रोथ लगाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत सारे एग्जाम में इसी क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो आप इसे ज़रूर याद रखना। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला भी इसी से रिलेटेड है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जो प्रोविजनल एस्टिमेट जारी किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय कितना था। ऑप्शन है 98,374 रुपये, 92,583 रुपये, 58,374 रुपये या 52,583 रुपया। तो इसका सही आंसर जो है वो 92 है। देख लेते हैं एक बार। नहीं, 98। जो प्रति व्यक्ति आय है इस बार वो 98,374 रुपया जो है बताया गया है। 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इंडिया का कितना रहा था प्रति व्यक्ति आय, तो 98,374। आपको मालूम होगा जो प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है वो निकाला जाता है कुल जीडीपी, जो टोटल जीडीपी है बटे जो टोटल पॉपुलेशन है। तो उनका जो रेशियो होता है वो हमारा होता है राष्ट्रीय आय। तो वो जो है वो जारी किया गया है। और ये अलग अलग उसके होते हैं। एक आप देख सकते हैं कि जो बेस ईयर है 2011-12 उसके डेटा के आधार पे ये जारी किया गया है। और एक होता है करंट प्राइस पे। तो जो करंट प्राइस पे होता है वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं उसके करंट प्राइस के अकॉर्डिंग जो अभी भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो 1,72,276 रुपये जो है वो प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है। आप ये भी एक फैक्ट देख सकते हैं कि 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें जीडीपी जो है उसमें वो कितना था, जीडीपी एट कांस्टेंट, सॉरी, मैं ये बता रहा, जीडीपी तो 7.2 था। शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है वो नेट नेशनल इनकम वो कितना था, तो उसमें जो है वो 7.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। और वो 136.04 करोड़ रुपया जो है लाख करोड़ रुपया जो है हमारा टोटल इनकम है। मतलब अगर देश का कुल आय पूछा जाए कि अभी भारत का टोटल इनकम कितना है, तो वो जो है वो 136.04
लाख करोड़ रुपये में है। ठीक है, 2011-12 का जो कांस्टेंट प्राइस है उसके अकॉर्डिंग, और इसमें जो है वृद्धि देखा गया है, ये भी आप देख सकते हैं। आपको जो करंट प्राइस है उससे के ऊपर बहुत कम पूछा जाता है कि हाँ करंट प्राइस के अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति आय कितना है या जीडीपी कितना था। हाँ, कुछ कोचिंग वाले जो है वो अपना दिखाने के लिए इस टाइप का डेटा यूज कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो अब शुरू हो रहा है वो आपका नवीनतम समान ज्ञान से शुरू हो रहा है और ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। पहला प्रश्न ये है कि मई 2023 में किस वरिष्ठ एडवोकेट को सीधे बार से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है प्रशांत मिश्र, केवी विश्वनाथन, जेवी पारदीवाला और मनोज सिन्हा। तो एक तरीका जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का ये भी है कि बार काउंसिल से सीधे जो है जो सीनियर एडवोकेट होते हैं उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है, और उसी के तहत केवी विश्वनाथन को जो है वो जज बनाया गया है। एक और जो अपॉइंटमेंट किया गया है वो प्रशांत मिश्र का भी किया गया है। ये दोनों को जो अभी हाल में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। अगर बात करें केवी विश्वनाथन की, तो केवी विश्वनाथन जो है उम्मीद लगाया जा रहा है कि 2030 में ये भारत के सीजेआई बन सकते हैं। ठीक है, जेबी पारदीवाला अभी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश है, और इनके रिटायर होने के बाद के बी विश्वनाथन का जो सीजेआई बनने का चांसेज है। और अगर बात करें अभी कौन है भारत के सीजीआई, तो अभी वर्तमान में जो है वो सीजीआई हैं डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़ को आप पूरा नाम शायद आपको ना मालूम हो, इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो ये भी आप ध्यान रखते हैं, कभी कभी ऑप्शन में जो है वो पूरा डिटेल में रखता देता है, तो ध्यान रखिएगा डी वाई चंद्रचूड़ का पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और इनके पिता भी जो है वो भारत के सीजीआई थे। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है ये के जो है वो विश्वनाथन है, के वी विश्वनाथन। अगला प्रश्न है यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है मनोज सोनी, प्रदीप कुमार जोशी, अस्मिता नागराज और सिद्धार्थ मोहंती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज सोनी। मनोज सोनी को जो है यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया, और उन्हीं जो है वो शपथ दिलाया था अस्मिता नागराज, जो कि यूपीएससी की अभी सीनियर मेंबर है, उन्होंने ये जो है शपथ दिलाया था। और पहले ये था कि ये जो है कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे थे प्रदीप कुमार जोशी के रिटायर होने के बाद, और अभी जो है इन्हें पूरा दर्जा दे दिया गया, अध्यक्ष का दर्जा दे दिया गया। लेकिन इनका जो टेन्योर है वो बहुत जल्दी समाप्त हो रहा है, 27 जून 2023 को ये रिटायर भी हो रहा है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है यूपीएससी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन है परवीन सूद, सुबोध कुमार जायसवाल, अधीर रंजन चौधरी या सिद्धार्थ मोहंती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परवीन सूद। परवीन सूद जो है वो सीबीआई के नए महानिदेशक बने हैं, और इन्होंने जो है वो किसका स्थान लिया है? तो सुबोध कुमार जायसवाल का इन्होंने स्थान लिया है। वहीं अगर बात करें सीबीआई की, तो सीबीआई का जो स्थापना है वो हुआ था 1 अप्रैल 1973 को। 1973 को जो है इसका स्थापना हुआ है। और ये भी पूछा जाता है कि किस समिति के सिफारिश पे इनकी सीबीआई का स्थापना हुआ था? तो के संथानम समिति, के संथानम समिति बनाया गया था, उसी के रिकमेंडेशन पे जो है वो सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। और दिल्ली इसका जो एक्ट है वो है दिल्ली स्पेशल पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत जो है सीबीआई का गठन किया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है आर दिनेश, संजीव बजाज, संजीव पुरी या राजीव मीनानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर दिनेश। आर दिनेश को जो है वो सीआईआई का नया अध्यक्ष चुना गया है, और उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो संजीव बजाज का स्थान लिया है। अगला प्रश्न, नेस्कॉम के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अनंत महेश्वरी, कृष्ण भंजन, राजेश नाम्बियार या देवदत्त चंद। तो अनंत महेश्वरी जो है वो नेस्कॉम के नए चेयरमैन बने हैं। वहीं अगर बात करें नेस्कॉम की, तो नेस्कॉम का पूरा नाम होता है
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। तो ये भी आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप वहीं से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एलआईसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन है सिद्धार्थ मोहंती, आर दिनेश, अनंत महेश्वरी या अजय बंगा। तो सिद्धार्थ मोहंती जो है वो एलआईसी के नए चेयरमैन बने हैं। पहले ये कार्यवाहक चेयरमैन थे, लेकिन अब इन्हें जो है वो चेयरमैन पद दे दिया गया है। और इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो आर दिनेश का स्थान लिया है। हम बात करें अनंत महेश्वरी की, तो ये जो है नेस्कॉम के अध्यक्ष है। और इनका जो कार्यकाल होगा वो 7 जून 2025 तक का होगा। वही अगर बात करें एलआईसी की, तो एलआईसी जो है इसका पूरा नाम होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और इसका जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1 सितंबर 1956 को। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो अभी मुंबई में है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई इसका हेड क्वार्टर है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सुरेश एन पटेल, अजय बंगा या सिद्धार्थ मोहंती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का आयुक्त नियुक्त किया गया। और इसका शपथ कौन दिलाया है? तो इसका शपथ जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिलाया गया है। और वही अगर बात करें केंद्रीय सतर्कता आयोग की, तो इसका भी जो स्थापना है वो के संथानम समिति के सिफारिश पे ही हुआ था। के संथानम जो समिति थी उसके सिफारिश पे इसका गठन किया गया था। और किस ईयर में किया गया था? अगर ईयर का बात करें तो 1964 में जो है इसका गठन किया गया था। और ये जो है एक स्टेचुटरी बॉडी, मतलब सांविधिक आयोग है। आपको ये भी पूछा जा सकता है। और इसमें जो है जो आयुक्त हैं, मुख्य आयुक्त, उनके अलावा जो है दो और आयुक्त होते हैं, मतलब और इनका जो टेन्योर होता है वो 4 साल का होता है, 4 ईयर। और मैक्सिमम जो है वो 65 के एज तक ये रह सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस अमेरिकी वित्त विशेषज्ञ को वर्ल्ड बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया? ऑप्शन है अजय बंगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अनंत महेश्वरी या सिद्धार्थ मोहंती। तो अजय बंगा जो है वो वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सबसे ज़्यादा अगर बीबीआई बोला जाए तो ये क्वेश्चन आप इसे जो है नोट डाउन जरूर कर लेना। अजय बंगा एक तो इंडिया मूल के, और दूसरा ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बन गया है। और ये अभी कितने एज के? तो 53 एज के। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बनने वाले ये 14वें व्यक्ति है। अभी तक का जितना भी वर्ल्ड बैंक का वो चेयरमैन बना है, वो सारे जो है वो यूएसए से होते हैं। और पहले और ये भी यूएसए के, इन्होंने जो है यूएसए की नागरिकता ले रखा है। अगर इनकी बात करें तो इनका काफ़ी दिलचस्प है। ये जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएट किया। और आईआईएम अहमदाबाद से इन्होंने जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट किया था, पीजी किया था इन्होंने। उसके बाद यूएसए चले गए, और वहाँ की जो फाइनेंशियल कंपनी थी वहाँ पे इन्होंने जो है कार्य करना शुरू कर दिया था। और आज जो है इन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बना दिया गया है। अब देख सकते हैं इन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से जो है वो ग्रेजुएट किया है, और आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट में पीजी किया था। और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्हें 2016 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। अगर पूछा जाए कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने जो है वो डेविड मालपास का स्थान लिया है। और ये 5 वर्ष तक जो है अ, सेवा देंगे। और इनका जो कार्यकाल है वो 2 जून 2023 से स्टार्ट हो गया है। कुछ अन्य नियुक्तियों की बात कर लेते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो एमडी और सीईओ बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं देवदत्त चंद। और बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ जो है श्री रजनीश को बनाया गया है। वहीं जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो है वो अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया है। जबकि प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट, और लोक उपक्रम संसदीय समिति के अध्यक्ष जो है संतोष कुमार गंगवार को बनाया गया है। देखिए ये तीनों जो समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये तीनों जो है वो आर्थिक संसदीय समिति है। मतलब इन तीनों का संबंध जो है वो आर्थिक लेन देन से रिलेटेड जो समिति है उससे है। और बात करें लोक लेखा समिति की, तो इसमें जो टोटल मेंबर होते हैं वो 22 होते हैं।
और ये 15 जो है वो लोकसभा के और 7 जो है वो राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, इस टाइप का। और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं लोक लेखा समिति की, वो जो है जो अपोजिशन पार्टी है उसके सदस्य जो है इसके अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। ऐसा ये ट्रेंड है। और प्राक्कलन समिति में जो है टोटल जो मेंबर होते हैं वो 30 होते हैं, और ये सारे के सारे जो है वो लोकसभा के मेंबर होते हैं। और इसके अध्यक्ष जो है वो अभी गिरीश बापट है। और अगला है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो इसमें भी जो टोटल मेंबर है वो 22 होते हैं, और ये भी 15 लोकसभा और 7 जो है वो राज्यसभा से इसके मेंबर आते हैं इस कमेटी में। और ये हर वर्ष जो है इस कमेटी के अध्यक्ष चुने जाते हैं। अब देखते हैं पुरस्कार और सम्मान के कुछ क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है एडना अर्दन इस्माइल, जॉन मार्क्स टेम्पल्टन, नीलोफर हमीदी या इलाहे मोहम्मदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडना अर्दन इस्माइल। ये जो है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक देश है सोमालीलैंड, वहाँ की है, महिला है, और पेशे से ये मिडवाइफ या नर्स भी है, और ये गवर्नमेंट में भी रह चुकी है, मतलब गवर्नमेंट की जो है कर्मचारी भी रह चुकी है। इन्होंने क्या किया कि लोगों के लिए हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारे जो है वो बनवाए हैं। अगर बात करें टेम्पल्टन पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत जो है वो 1973 से हुआ था, और जॉन मार्क्स टेम्पल्टन ने जो की याद में ये पुरस्कार दिया जाता है। और एक और दिलचस्प चीज़ इस अवार्ड से रिलेटेड ये है कि इसमें जो मतलब प्राइज राशि है, वो बोला जाता है कि नोबेल प्राइज जितना भी हो उससे ज़्यादा रखा जाएगा। तो ये जो है इसका एक काफ़ी यूनिक फीचर है या फिर फैक्ट है इससे रिलेटेड। इसका जो टोटल प्राइज मनी है वो 1.5 मिलियन डॉलर है, और ये नोबेल प्राइज से अधिक रखा जाता है। अगर बात करें जो पहला था 1973 में पहली बार दिया गया था ये प्राइज, और वो दिया किसे गया था? तो मदर टेरेसा को दिया गया था। उसके बाद फिर बहुत सारे इंडियन को और मिल चुका है, जैसे 1975 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला है, 1990 में बाबा आमटे, 1997 में पांडुरंग शास्त्री अठावले को भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 का विजेता कौन नहीं है? ऑप्शन है एडना अदन इस्माइल, नरगिस मोहम्मदी, नीलोफर हमीदी या इलाहे मोहम्मदी। तो अभी हम लोगों ने देखा इन्हें जो है टेम्पल्टन प्राइज मिला था, और बाकी ये जो 3 महिलाएं हैं नरगिस मोहम्मदी, नीलाफर हमीदी या इलाहे, इन्हें जो है वो गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2023 दिया गया है। और ये तीनों महिलाएं जो हैं अभी ईरान के जेल में बंद हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। मेनली इसमें को पूछा जाता है कि ये प्राइज़ जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये यूनेस्को के द्वारा ये प्राइज़ दिया जाता है। और ये दिया कब जाता है? तो 3 मई को एक्चुअली क्या है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो उसी के अवसर पे जो है ये अवार्ड दिया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? सचिन तेंदुलकर, आशा भोसले, सुनिधि चौहान या नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशा भोसले। आशा भोसले को जो है 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। और ये जो है दीनानाथ मंगेशकर जो लता मंगेशकर के पिताजी थे उनके स्मृति में दिया जाता है। पिछले साल 2022 में यह प्राइज जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन है जॉर्जो गोस्पोदिनोव और अंजेला रोडेल। तो इसका सही आंसर भी यही है। जॉर्जो गोस्पोदिनोव जो है वो अ, जो बुक है टाइम शेल्टर उसके लेखक है, और अंजेला रोडेल जो है वो उसका अनुवाद की है इंग्लिश में। होता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज जो है वो इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज का जो बुक होता है उसे दिया जाता है। तो ये जो बुक है टाइम शेल्टर, जो अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड था कि किस बुक को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है, तो टाइम शेल्टर को दिया गया है। और इस बुक को लिखा किसने था?
तो इससे जो है लिखने का कार्य किया था। अब देख सकते हैं टाइम शेल्टर बुक को जॉर्जी गोस्पोदिनोवा जो बुल्गारिया के हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखा था। इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वो एंजेला रोडेल ने किया था। पिछली बार आपको याद होगा कि गीतांजलि श्री को भी ये अवार्ड मिला था, और उन्होंने जो बुक लिखी थी वो था टॉम ऑफ सैंड, रेत की समाधि। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता के क्षेत्र में जनसेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? देखिए, जो पुलित्जर पुरस्कार है वो अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है, और उसी में से एक कैटेगरी होता है पब्लिक सर्विसेज, मतलब जनसेवा। तो उसके तहत किसे दिया गया है? एसोसिएट प्रेस को इस बार दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि जब मारियापोल पे रूस के द्वारा अटैक किया गया था, तो उसका जो चित्रण है वो जो है एसोसिएट प्रेस के द्वारा किया गया था, और उसी के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 इसे दिया गया है। और आपको मालूम होगा कि ये जो है 22 श्रेणियों में दिया जाता है, और सारे जो इम्पोर्टेंट नहीं होते, कुछ जो इम्पोर्टेंट होते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी इंडियन को दिया गया, चाहे वो व्यक्ति हो या संस्था हो, तो उसे तब जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला अच्छा, इसका प्राइज मनी भी देख लेते हैं। $15,000 जो है इसका प्राइज मनी होता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए लॉरियस सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, जोकोविच या किराली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी को जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा इन्हें एक और प्राइज मिला है, उसे भी देख लेते हैं। इन्हें जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पाने वाली ये पहले एथलीट तो है ही, और इन्हें जो है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का प्राइज़ दिया गया है। और इनकी जो टीम है अर्जेंटीना टीम, उसे जो है लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो एक ईयर में 2 अवार्ड जीतने वाले ये पहले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। कौन सा? एक वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड, और दूसरा जो है स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड। इन्होंने जो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, वो अर्जेंटीना को जिताया था, और वो इसके कैप्टन थे। और जो फीमेल कैटेगरी है, उस फीमेल कैटेगरी में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो प्राइज़ मिला है वो दिया गया है सैली एन फ्रेजर प्रिंस को, जो कि जमैका की एक एथलीट है। और भी कुछ कैटेगरी होता है जिसके अंतर्गत ये दिया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया कि वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर जो अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम को दिया गया था। और एक लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड होता है, वो जो है टीम अप को दिया गया था। अगला प्रश्न है, 76वां कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डियोर पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा एनाटॉमी ऑफ ए फॉल। इसे जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डियोर प्राइज दिया गया है। और इसकी जो डायरेक्टर है इस मूवी के एनाटॉमी ऑफ फॉल की, वो है जस्टिन ट्राइट। और ये जो वो महिला है, और ये प्राइज जीतने वाली है तीसरी महिला डायरेक्टर भी है। तो ये काफ़ी न्यूज़ में था और काफ़ी फेमस भी हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, पाल्म डियोर पुरस्कार जो है एनाटॉमी ऑफ फॉल को मिला है सबसे इस मूवी के लिए। इसके डायरेक्टर कौन है? तो जस्टिन ट्राइट जो है इसके डायरेक्टर है। इसी से रिलेटेड ये फैक्ट है। आपको मालूम होना चाहिए, जो कान फिल्म फेस्टिवल होता है वो फ्रांस का फेमस जो है वो फिल्म फेस्टिवल है। और मैंने आपको बता दिया कि पाम डियोर जो है एनाटॉमी ऑफ द फॉल को दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा अगर देखें सबसे डायरेक्टर का, तो वो दिया गया है ट्रन अन हुंग को। वो वियतनाम के हैं, उनका जो मूवी था वो था पोर्ट ऑफ फॉल। और जो सबसे अभिनेत्री का प्राइज मिला है वो मिला है मरविन डिजुडार को। और जो सबसे अभिनेता का प्राइज मिला है वो मिला है कोजी याकुसो को। जिस तरीके से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, उसी टाइप से यहाँ पे ऑनरेरी पाम डियोर अवार्ड है, जो कि अमेरिकी अभिनेता माइकल डगलस को दिया गया। साथ ही हैरिसन फोर्ड को भी ये अवार्ड दिया गया। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ऐसे मेनली जो इससे क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कौन जो है सर्वश्रेष्ठ मूवी है, मतलब पाम डियोर मूवी कौन सी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी IIFA, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी IIFA पुरस्कार 2023 जो 23वां सीजन था उसका आयोजन कहाँ किया गया?
तो इसका आंसर हो जाएगा अबू धाबी। इसका आयोजन जो है अबू धाबी में किया गया था। और इस बार जो है सबसे जो फिल्म रही है वो थी गंगूबाई काठियावाड़ी। और इस बार की जो सबसे अगर एक्टर की बात करें तो वो ऋतिक रोशन जो है आईफा 2023 के सबसे अभिनेता चुने गए हैं। और किस मूवी के लिए इनको चुना गया तो विक्रम वेधा मूवी के लिए जो है इनको लीड रोल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। वहीं अगर एक्ट्रेस की बात करें तो कंगना रनावत को नहीं, आलिया भट्ट को ये अवार्ड मिला है। किस मूवी के लिए तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया है। वहीं अगर आईफा प्राइज पुरस्कारों में देखें सबसे पार्श्व गायक का अवार्ड किसे मिला है तो अरिजीत सिंह को मिला है। और पार्श्व गायिका का अवार्ड जो है वो श्रेया घोषाल को दिया गया है। आईफा पुरस्कार 2023 में जो है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा का पुरस्कार किसे दिया गया। ये भी काफ़ी अच्छा कैटेगरी होता है और एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस बार जो है ये कमल हसन को दिया गया है। आपको बस इतना याद रखो कि जो लाइफ टाइम अचीवमेंट जैसा अवार्ड है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड वो कमल हसन को दिया गया आईफा का। इसी से रिलेटेड जो है ये इमेज है आप देख सकते हो। ऋतिक रोशन को मिला है विक्रम वेधा के लिए बेस्ट एक्टर का। वहीं एक्टर में आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और जो सहायक अभिनेता है वो मिला है अनिल कपूर को। ठीक है। किस मूवी के लिए जुग जुग जियो के लिए। और सहायक अभिनेत्री का अवार्ड जो है वो मौनी राय को मिला है ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। जबकि अगर बात करें संगीत में तो संगीत में जो है प्रीतम को मिला है ब्रह्मास्त्र के लिए। पार्श्व गायक में हम लोग देख सके अरिजीत सिंह को मिला है और गायिका में जो है श्रेया घोषाल को मिला है। और फैशन में जो है मनीष मल्होत्रा को मिला है। और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट वाइन एक्टर इन इंडियन सिनेमा जो है कमल हसन को दिया गया है। देखो कैटेगरी तो काफ़ी कुछ है लेकिन हर कुछ नहीं पूछा जाता। जो इम्पोर्टेंट है उसका एमसीक्यू मैंने जो है वो ऊपर बना दिया था। देखते हैं कुछ मिसलेनियस करंट अफेयर्स को। द हाफ मून पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है मैरी विथकिन, अब्राहम वर्गीस, रस्किन बॉन्ड, लॉरा हॉनकिन या फिर लॉरा हॉनकिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैरी विथकिन। द हाफ मून जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है द मैरी विथकिन। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड की है। द डे ड्रीम्स, द गोल्डन ईयर्स, द कोवेनेंट ऑफ वाटर या द हाफ मून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द गोल्डन ईयर्स। आप देख सकते हैं इस पुस्तक को इसके लेखक जो है वो रस्किन बॉन्ड है। वहीं अगर बाकी पुस्तक की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो हाफ मून है वो किसका था मैरी बेथ किंग का था। जबकि द डे ड्रीम्स जो पुस्तक है वो लॉरा हॉनकिन का है। आप यहाँ से मैच करा सकते हैं। द डे ड्रीम्स किसकी पुस्तक है तो ये लॉरा हॉनकिन की है। द गोल्डन ईयर्स जो है वो रस्किन बॉन्ड की हो गई। द कोवेनेंट ऑफ वाटर जो है ये अब्राहम वर्गीस का है। और द हाफ मून जो पुस्तक है वो किसकी है मैरी बिथकिन की है। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रस्किन बॉन्ड का है। आप इसे ज़रूर याद रखें द गोल्डन ईयर्स। द कोवेनेंट ऑफ वाटर पुस्तक के लेखक कौन है। अभी मैंने बताया कि अब्राहम वर्गीस जो है इस पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है मई 2023 में G20 के पर्यटन कार्य समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई। ऑप्शन है वाराणसी, आगरा, श्रीनगर, गोवा। इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा में जो है सॉरी इसका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर। कश्मीर में G20 पर्यटन कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी। और जिसमें एक दो देश को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे देश जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे G20 के। अगला प्रश्न है नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। ऑप्शन है इंडोनेशिया, यूएसए, फ्रांस या श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। और ये इंडोनेशिया के बैटरम नामक स्थान पे भी आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है आसियान भारत समुद्री अभ्यास एशियाई समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये जो है किया गया है सिंगापुर में। आसियान भारत समुद्री अभ्यास जो है AIME 2023 कहाँ आयोजित किया गया सिंगापुर।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पर्वतारोही ने रिकॉर्ड 28वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है? दोस्तों कोई एक बार नहीं कर पाता, लेकिन ये जो है कामी रीता शेरपा, ये 28 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। और ये नेपाल के हैं, ये नेपाल के हैं। इन्होंने जो पहला चढ़ाई किया था वो किया था 1994 में। 1994 में इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड इस बार तोड़ा है। इस बार इन्होंने जो है सबसे पहले तो 17 मई को एवरेस्ट पे चढ़ाई की, और फिर वापस विद इन 1 वीक 23 मई को जो है ये वापस से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर लिए। तो आप समझ सकते हैं इनके स्टेमिना को, कितना ज़्यादा स्टेमिना, और इनको माउंट एवरेस्ट के रास्तों का जानकारी हो गया कि ये विद इन 7-8 डेज इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई कर लिया। वहीं अगर बात करें तो लहाकपा शेरपा की, तो ये भी कम नहीं है, ये जो है माउंट एवरेस्ट पे 10 बार चढ़ाई करने वाली महिला बन गई हैं। ये फीमेल हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो मई महीने के थे उसे देख लेते हैं। 1 मई को जो है वो मनाया जाता है महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस। 1 मई 1960 को जो है बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी थी उसे विभाजित करके दो राज्य बना दिए गए, एक महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। 1 मई को ही जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। बात करें विश्व अस्थमा दिवस की, तो ये जो है वो 2 मई को मनाया जाता, इस बार 2023 में 2 मई को मनाया जाता है। और ये मनाया कब जाता है, तो मई का जो पहला मंगलवार होता है उसे जो है विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था वो था अस्थमा केयर फॉर ऑल। आप थीम जरूर याद रखना। अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 2 मई। और इस बार का जो थीम था अस्थमा केयर फॉर ऑल। 3 मई को जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और इसी के अवसर पर विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स भी जारी किया गया, जिसमें भारत का रैंक कितना था? 161। 8 मई को जो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, और इस बार का जो थीम था वो था एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व थैलेसीमिया दिवस। थैलेसीमिया जो है एक जेनेटिक रोग है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, और इसी जागरूकता को फैलाने के लिए जो है 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था वो था थैलेसीमिया के बारे में लोगों को शिक्षित करना, स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप। बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा जो आप इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाओगे उतना ज़्यादा जो इस बीमारी को रोका जा सकता है। अगला है, नेशनल प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो अ, ये 11 मई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है भारत ने 1999 1998 में जो है वो पोखरण परमाणु परीक्षण किया था। पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। और उसी के अवसर पे अगले साल से 1999 से जो है वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाना शुरू कर दिया गया। और इस बार का जो थीम है वो है स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। इस बार का थीम है, आप इसे याद रखिएगा। 12 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 13 मई जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है वो साल में 2 बार मनाया जाता है, 1 मई के दूसरे शनिवार को, और दूसरा जो है अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। और इस बार जो है ये 13 मई को, और अक्टूबर वाला 14 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो हो सकता है इसके पूछे जाने का चांसेस कम हो, अगर पूछा जाएगा तो ये काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है कि सिक्किम का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई 1975 को जो है वो 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का और पूर्ण भारत में विलय कर दिया गया था। अगर बात करें संचार दिवस की, तो ये 17 मई को मनाया जाता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस अर्थात वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो है वो 17 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम दिवस जो है 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस बार जो है इसका थीम है समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण, अर्थात फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये मनाया जाता है 22 मई को।
आप कमेंट में बता सकते हैं कि अर्थ डे कब मनाया जाता है, अर्थ डे कब मनाया जाता है, और इस बार का जो अर्थ डे था उसका थीम क्या था। अगला प्रश्न है, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है। 28 मई को मनाया जाता है, जबकि हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1826 को ही जो है हिंदी की जो पहले साप्ताहिक पत्रिका उदंड मार्तंड है, इसका प्रकाशन कोलकाता से शुरू हुआ था। देखते हैं अगले प्रश्न को। 31 मई को जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इस बार का जो थीम है वो भी काफ़ी अच्छा है। इस बार का थीम क्या है, तो हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। वी नीड फूड नॉट टोबैको। और ये थीम जो है इसलिए बनाया गया रखा गया है ताकि जो टोबैको के फार्मर हैं उन्हें जो है जागरूक किया जा सके और प्रेरित किया जा सके कि आप टोबैको छोड़ के बाकी जो खाद्यान्न फसल है उससे आप उसका उत्पादन करें। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है वो खेल से संबंधित है। प्रश्न है, सुधीर रमन कप 2023 का विजेता कौन है। ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है चीन। चीन जो है ये 13वीं बार सुधीर रमन कप जीता है। और ये जो कप है वो किससे संबंधित है, तो ये जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मलेशिया मास्टर्स एकल खिताब किसने जीता है। ऑप्शन है एच एस प्रणय, बेंग होंग यांग होंग, या श्रीकांत किदाम्बी, लक्ष्य सेन। तो मलेशिया मास्टर्स का खिताब जो है वो एच एस प्रणय ने जीता है बेंग यांग होंग को हरा के। देखते हैं अगले प्रश्न को। पुरुषों के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। 2, 3, 5, 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। और ये 3 पदक कौन से हैं, तो तीनों पदक जो है वो कांस्य पदक हैं। तीनों पदक जो है वो कांस्य पदक है। देखिए ये जो है हो सकता है अभी आपको लग रहा होगा कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब विजेंदर सिंह ने जो 2009 में जीता था तो उन्होंने भी जो है वो कांस्य पदक ही जीता था। और उस टाइम वो काफ़ी फेमस हुए थे। इसके अलावा फिर विकास क्रिएशन, शिव थापा, ये लोग भी इसके विजेता रह चुके हैं। तो इससे जो रिलेटेड है उनका नाम आपको याद रखना चाहिए। दीपक मौर्य, मोहम्मदन हुसामुद्दीन और निशांत देव, ये 3 लोगों ने जो है ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और इसका जो आयोजन है वो कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था उज्बेकिस्तान में। और इस बार सबसे ज़्यादा जो मेडल भी जो है इसी देश ने जीता है। 5 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य, अर्थात टोटल 9 मेडल जो है उज्बेकिस्तान ने जीते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है। स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य, या कोई पदक नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जो है वो गोल्ड जीता है और इन्होंने जो है 88.67 मीटर का जेवलिन थ्रो किया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। और इसी के साथ क्या है कि नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में वर्ल्ड रैंक में शीर्ष पे आ गया है। और ये ऐसा करने वाले पहले भारतीय भी बने हैं। अगला प्रश्न है, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन है भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 20 से 28 मई तक विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप खेला गया था। और इसमें जो दबदबा है वो चीन का था। लगभग पुरुष एकल हो या महिला एकल हो, पुरुष युगल का खिताब हो, सारे में जो है वो चीन के खिलाड़ी का दबदबा था। तो मेनली इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित किया गया। तो आप ध्यान रखिएगा, डरबन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का विजेता कौन है। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना क्लब, मैनचेस्टर यूनाइटेड या लिवरपूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बार्सिलोना क्लब। ला लीगा जो है इस बार बार्सिलोना क्लब ने जो जीता है और ये जो है 27वीं बार इन्होंने ये खिताब जीता है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, छठे हीरो महिला फुटबॉल लीग IWL 2023 का विजेता कौन है। तो इसका आंसर हो जाए गोकुलम केरल। जिस तरीके से क्रिकेट के लिए IPL होता है या IPL WPL वुमेन प्रीमियर लीग, उसी तरीके से जो है महिला फुटबॉल लीग IWL होता है। और इस बार का इसका जो विजेता है वो है गोकुलम केरल। और ये तीसरी बार यह ट्रॉफी जीती है।
और इस सीज़न में जो सबसे ज़्यादा जो गोल किया है वो किया है सावित्री भंडारी ने, जो कि नेपाल की खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब 2023 किसने जीता? ऑप्शन है लुका ब्रेसल, मार्क एंथोनी सेल्वी, रॉकी विल्सन या पंकज अडवाणी। तो इसका सही आंसर है लुका ब्रेसल। लुका ब्रेसल ने जो है यह खिताब जीता है और उन्होंने हराया किसको है? तो मार्क एंथोनी सेल्वी को हराया है। पंकज अडवाणी जो है वो भारतीय है, जो कि विश्व स्नूकर स्नूकर के मतलब एक काफ़ी बड़े खिलाड़ी है इंडिया के। और विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में का जो आयोजन था वो इंग्लैंड में किया गया था, शेफील्ड में। और जो प्राइज मनी था वो 5 लाख पाउंड था। अगला प्रश्न है, इटालियन ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो डेनियल मेडवेदेव ने जो है ये खिताब जीता, ये रूस के खिलाड़ी है। वहीं इटालियन ओपन 2023 का महिला एकल का जो खिताब है वो जीता है एलेना रिबाकिना ने। एलेना रिबाकिना। और ये किस देश की खिलाड़ी है? तो ये जो है कजाकिस्तान कजाकिस्तान की ये खिलाड़ी हैं। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। एलेना रिबाकिना इटालियन ओपन 2023 का खिताब जीता है। इसके अलावा जो है जैसे कार्लोस अल्कराज है, ये मैड्रिड ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट होता है वो खिताब जीता है। नीचे जो है इससे रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। जो मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट है ये कहाँ खेला जाता है? स्पेन के मैड्रिड में खेला गया। और इसकी जो विजेता है वो कार्लोस अल्कराज स्पेन के खिलाड़ी थे। और जो महिला वर्ग की विजेता थी वो थी आरियाना सवालेंका, जो बेलारूस की खिलाड़ी हैं। इसमें क्या है कि इंडिया के भी खिलाड़ी मौजूद थे, रोहन बोपन्ना। हालांकि वो जीत नहीं पाए, वो जो है पुरुष युगल का जो खिताब था उसके उप विजेता रहे थे। और उन्होंने किसके साथ ये जोड़ी बनाया था? तो मैथ्यू एवडेन के साथ इन्होंने जोड़ी बनाकर खेला था। तो बहुत तो आप ये याद रख सकते हैं कि पुरुष युगल जो है में भारत का कौन सा खिलाड़ी था? तो रोहन बोपन्ना। अगला प्रश्न है, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है यूपी, एमपी, पंजाब या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूपी। यूपी में जो है तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया। और ये 25 मई से शुरू हुआ था। 25 मई से लेकर ये 3 जून तक चला। ठीक है। इसके बारे में डिटेल से जो है वो अगले पीढ़ी में रहेगा। हालांकि आप ये जानो कि इस बार का जो मतलब शुभंकर है वो एक बारहसिंगा था, जिसका नाम जीतू था। जीतू नामक बारहसिंगा जो है इसका था। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था ऑनलाइन मोड में। अगला प्रश्न, मियामी एवं मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला रेस 2023 किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टापेन ने ये जीता है, मियामी ओपन भी और मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी। और ये किस टीम की खिलाड़ी है? तो ये रेड बुल की खिलाड़ी है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। अब जो है अगला जो टॉपिक है वो आईपीएल से रिलेटेड है कि आईपीएल में कौन विजेता हुआ, उप विजेता कौन हुआ, किसे कितना प्राइज मिला। तो इससे को एक बार हम लोग ओवरव्यू दे लेते हैं। इस बार का जो आईपीएल था वो 16वां आईपीएल था, 16th आईपीएल था। और जो विजेता रहा वो रहा चेन्नई सुपर किंग्स। और जो उप विजेता था वो था गुजरात टाइटंस। विजेता को जो है 20 करोड़ रुपये मिले और उप विजेता को 12.5 करोड़ रुपये। और जो टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी था वो था सुमन गिल, जो गुजरात टाइटंस का है। और वो जो है ऑरेंज कैप का भी हकदार था। ऑरेंज कैप बोला जाता है जो सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। तो सुमन गिल ने जो है 890 रन जो है बनाया था। और पर्पल कैप उसे मिलता है जो इसने सर्वाधिक विकेट लिया हो। तो मोहम्मद शमी ने जो है टोटल 28 विकेट लिए थे और वो पर्पल कैप मिला है। आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने विकेट लिए थे या कितना रन बनाया था, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। फेयर प्ले अवार्ड जो है वो दिल्ली कैपिटल को दिया गया। और ये वैसे टीम को दिया जाता है जिसने पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा जो है खेल भावना रखा हो। तो ये काफ़ी अच्छा अवार्ड होता है। कैच ऑफ द सीजन जो है वो राशिद खान को दिया गया। इमर्जिंग प्लेयर का जो अवार्ड है वो दिया गया यशस्वी जायसवाल को, जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी है। वहीं गेम चेंजर ऑफ द सीजन जो है वो शुभमन गिल को ही दिया गया है। वहीं जिन्होंने जो है किसी टीम का सर्वोच्च, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये दोनों। हाँ, सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी जो है वो सुमन गिल की ही थी, उन्होंने 129 रन बनाया था। जबकि सर्वाधिक छक्के अगर पूछा जाए कि सीरीज में कुल छक्के कितने लगे, तो 1124 जो है इस आईपीएल में सबसे ज़्यादा छक्के लगे, जो अभी तक के आईपीएल का एक रिकॉर्ड है।
चौकों की बात करें तो 2174 चौके लगे हैं। सीजन में अगर शतक की बात करें तो इस बार कुल 12 शतक लगे हैं। और सीजन में हैट्रिक जो है मात्र एक लिया गया है, वो राशिद खान के द्वारा लिया गया है KKR के खिलाफ। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो MCQ है, मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बनाया था, और उसमें टोटल जो है 30 MCQ जो है इससे रिलेटेड आपको बताया गया है, और सारे जो है वो डिटेल में इसका सोल्यूशन आपको दिया गया है। तो आप उसे भी देख सकते हैं, और इसका लिंक भी जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देख लेना। तो कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही अपने दोस्तों को इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ और भी सजेशन देना होगा, चाहिए इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो, तो आप अपना सजेशन भी जो है वो कमेंट में दे सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।